हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमी स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो हम पेपर सॉल्व करा रहे थे स्टाफ नर्स 4/12 2021 का, उसी की हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। पहली 2 क्लास में हमने आपको 10-10 क्वेश्चन कराए थे और 10-10 क्वेश्चन के साथ हमने उनसे संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन और करा दिए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास में हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में प्रश्नों की संख्या 20 रहने वाली है और 20 क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए 72-year-old क्लाइंट कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक 72 साल का व्यक्ति है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्ट पेनफुल यूरिनेशन, जिसको डिफिकल्ट पेनफुल यूरिनेशन की प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है यूरिनेशन में। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट। किस तरह का असेसमेंट उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है फोकस्ड, ऑप्शन बी कंप्रीहेंसिव और ऑप्शन सी सब्जेक्टिव, ऑप्शन डी दिया गया है ऑनगोइंग। तो अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है जिसको डिफिकल्टी है, पेनफुल यूरिनेशन है, तो उसको जो असेसमेंट सबसे पहले कोशिश करेंगे देने की वो होगा फोकस्ड, यानी केंद्रित। जो उसकी प्रॉब्लम है उसी पे केंद्रित होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, फोकस्ड। और दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है, कई एग्जाम में पूछा गया था, पेनफुल यूरिनेशन को क्या कहा जाता है, तो उसको डाइस्यूरिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो पेनफुल यूरिनेशन की कंडीशन होती है उसको डाइस्यूरिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द टर्म नर्स स्टीम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स विच मीन्स टू। यहां पे लैटिन वर्ड दिया गया है न्यूट्रिक्स, इसका मीनिंग पूछा है क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है हेल्प, ऑप्शन बी दिया गया है नरेट, ऑप्शन सी गॉड और ऑप्शन डी दिया गया है नोरिस। तो लैटिन भाषा का वर्ड है न्यूट्रिक्स और उसमें नर्स का मतलब होता है नोरिस। यहां पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। लैटिन न्यूट्रिक्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है नोरिस। ये लैटिन भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपके लिए पता होना काफी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समालोचनात्मक चिंतन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है मानसिक संचालन, ऑप्शन बी चुनौती, ऑप्शन सी रवैया और ऑप्शन डी ज्ञान। तो यहां पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चुनौती। समालोचनात्मक चिंतन की अगर बात करें तो संसार में जितने भी कार्य होते हैं वह सभी अपने आप में एक समस्या के रूप में होते हैं और किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए उस समस्या पर सोचना पड़ता है और सोचना, समझना, विचार करना अपने आप में चिंतन कहलाता है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि चिंतन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑप्टन अंडर कंडीशन ऑफ कंसिडरेबल control and the analysis of the information using statistical procedure best defines।
इसमें पूछा गया है जो सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी दिया गया है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ऑप्शन सी दिया गया है क्वांटिटेटिव रिसर्च और ऑप्शन डी दिया गया है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता क्या है, जो डाटा कलेक्शन होता है सिस्टमेटिक तरीके से वो हमारा नंबर फॉर्म में होता है। और एक्सपेरिमेंटल अगर रिसर्च की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है वो होता है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बेस पे होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करें तो उसमें तथ्यों के आधार पे होता है। और अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो यहां पर गुणवत्ता वाला जो डाटा होता है जिसमें गुणवत्ता देखी जाती है उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। यहां पे हमारा सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा पूछा गया था, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, तो वो होती है क्वांटिटेटिव। यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टिडाल वॉल्यूम इज, नॉर्मल टिडाल वॉल्यूम कितना होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 300 ml, ऑप्शन बी दिया गया है 500 ml, ऑप्शन सी दिया गया है 700 ml और ऑप्शन डी दिया गया है 100 ml। जो टिडाल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। यहां पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो 3000 ml होती है, टिडाल वॉल्यूम 500 ml होती है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml होती है और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, तो 3000 ml, टिडाल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो रिजर्व वॉल्यूम होती है वो 1000 ml होती है और जो लंग्स की रेसिडुअल वॉल्यूम होती है वो 1200 ml होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन और क्लियर हो गए। इसमें कोई सी भी अगर किसी की भी वैल्यू अगर यहां से पूछता है तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। टिडाल वॉल्यूम की बात करें तो टिडाल वॉल्यूम वो होती है जो लंग्स होते हैं वो एयर को मूव करते हैं और आउट करते हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथ में, तो उसको टिडाल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल वेनस पंक्चर इज। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ऑप्शन बी मेटाकार्पल वेन, ऑप्शन सी एंटीक्वाइटल फोसा और ऑप्शन डी दिया गया है इंटरनल जुगुलर वेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन साइट क्या होती है फिर पेरिफेरल वीनस पंक्चर की। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा एंटीक्वाइटल फोसा। तो जो हम वेनस पंक्चर करते हैं वो कॉमनली एंटीक्वाइटल फोसा में करते हैं। तो यहां पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से यह पूछा गया है कि डायबिटीज 2 का सिम्टम कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया गया है पॉलीसिथीमिया, ऑप्शन बी दिया गया है पॉलीफेजिया, ऑप्शन सी दिया गया है पॉलीयूरिया और ऑप्शन डी दिया गया है पॉलीडिपेसिया। तो जो डायबिटीज 2 होती है उसमें पॉलीफेजिया भी देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया भी देखने को मिलता है और पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलता है। जो देखने को नहीं मिलता है वो होता है पॉलीसिथीमिया। यहां पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा पॉलीसिथीमिया।
डायबिटीज सेकंड के अगर सिम्टम की बात करें तो कौन से कॉमन सिम्टम होते हैं? ब्लड विजन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट्स हो सकता है, सुनपन हो सकता है हाथों और पैरों में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, बार बार यूरिन आना, कॉन्स्टेंट हंगर हो सकती है, ज्यादा भूख लगना, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड यानी जो घाव होते हैं उनको भरने में समय लगता है। ये कॉमन सिम्टम्स टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड द नर्स रिकॉग्नाइज ए बीइंग द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हेमरेज और शॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन? नर्स फाइंडिंग कर रही है, रिकॉग्नाइज करना है उसको, अर्लीस्ट इंडिकेटर क्या होगा? हेमरेज शॉक का, हेमरेज का और शॉक का, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है नोजिया, ऑप्शन बी दिया गया है टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी दिया गया है फीवर और ऑप्शन डी दिया गया है पॉलीयूरिया। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टैकीकार्डिया, हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 70-year-old मैन इज द प्राइमरी केयर गिवर फॉर हिज वाइफ हु हैज मॉडरेटली सीवियर अल्जाइमर डिजीज। एक 70 वर्षीय व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के लिए प्राथमिक देखभाल करता है जिसे मामूली गंभीर अल्जाइमर डिजीज है। ही गेट्स एंग्री एट हर फॉर स्पिलिंग हर डिनर ऑन द फ्लोर। फर्श पर अपना रात का खाना गिराने के लिए उस पर गुस्सा हो जाता है। He later feels guilty and begins to cry. उसके बाद वह खुद को दोषी महसूस करता है, गिल्टी फील करता है और रोने लगता है। The home health nurse is developing a plan of care. स्वास्थ्य नर्स देखभाल की योजना बना रही है। Which of the following would be an appropriate nursing diagnosis for the nurse to include? नर्स को शामिल करने के लिए कौन सा उपयुक्त डायग्नोसिस होगा वो यहां पर बताना है। आपको क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम आंसर नहीं दे सकते। एक 70 वर्षीय व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के लिए प्राथमिक देखभाल करता है जिसे मामूली गंभीर अल्जाइमर डिजीज है। वह फर्श पर अपना रात का खाना गिराने के लिए उस पर गुस्सा हो जाता है। बाद में उसे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वो खुद को गिल्टी महसूस करता है और रोने लगता है। घरेलू स्वास्थ्य नर्स देखभाल की योजना की प्लानिंग कर रही है तो उसको नर्स को शामिल करने के लिए कौन सा उपयुक्त डायग्नोसिस होगा वो यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है केयर गिवर डिप्रेशन, ऑप्शन बी दिया गया है रिस्क फॉर केयर गिवर, ऑप्शन सी दिया गया है केयर गिवर रोल स्ट्रेन और ऑप्शन डी दिया गया है इन इफेक्टिव केयर गिविंग। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, केयर गिवर रोल स्ट्रेन, देखभाल करता भूमिका तनाव इसको बोलते हैं हिंदी में, यानी जो देखभाल करता है वो उसकी तनाव को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या रोल होते हैं केयर गिवर रोल स्ट्रेन के? प्रोवाइड करता है डायरेक्ट केयर, टेंशन एंड वरी, इकोनॉमिक बर्डन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ सपोर्ट और रिसोर्सेज। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, केयर गिवर रोल स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरोटिड डक्ट इज ऑल्सो नोन एज, पैरोटिड डक्ट को क्या कहा जाता है यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कर्निकुलेट डक्ट, ऑप्शन बी स्टेंसन डक्ट, ऑप्शन सी
क्यूनिफॉर्म डक्ट और ऑप्शन डी वार्तन डक्ट। तो जो पैरोटिड डक्ट होती है उसको हम एक्सटेंशन डक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन डक्ट होती कहां है तो ये भी देख लेते हैं। ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है और ये पैरोटिड डक्ट है और पैरोटिड डक्ट को ही एक्सटेंशन डक्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस जो डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन ए दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन बी दिया गया है डोनोवेनिया ग्रैनुलोमेटिस, ऑप्शन सी दिया गया है ट्रेपिनीमा प्लेडियम और ऑप्शन डी दिया गया है स्टेप्लोकोकस एरियोसिस। तो जो सिफिलिस बीमारी होती है वो ट्रिपोनेमा प्लेडियम की वजह से होती है। यहां पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेपोनेमा प्लेडियम। ये ट्रेपोनेमा प्लेडियम की स्ट्रक्चर है, शेप है, किस तरह का होता है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द मेन एम ऑफ कंप्रीहेंसिव थेरेपी फॉर वेनेसिस इज टू, कंप्रीहेंसिव थेरेपी का मेन उद्देश्य क्या होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है इंक्रीज द एडिमा, ऑप्शन बी इंक्रीज प्रेशर इन द सुपरफिशियल सिस्टम, ऑप्शन सी इंकरेज वीनस रिटर्न एंड टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन डी मिनिमाइज लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जो कंप्रीहेंसिव का मेन उद्देश्य होता है वो होता है इंकरेज वीनस रिटर्न एंड टिश्यू परफ्यूजन। यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये कंप्रीहेंसिव थेरेपी है। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। द एबिलिटी टू बी ट्रूथफुल फ्रैंक एंड सिंसियर इज कॉल्ड, ट्रूथफुल फ्रैंक और सिंसियर की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है इंपैथी, ऑप्शन बी दिया गया है ट्रस्ट, ऑप्शन सी दिया गया है केयर और ऑप्शन डी दिया गया है होनेस्टी। तो जो एबिलिटी होती है ट्रूथफुल फ्रैंक और सिंसियर की उसको हम बोलते हैं होनेस्टी। तो यहां पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। होनेस्टी की अगर बात करें तो इथिक्स होता है, रेस्पेक्ट होती है, इंटीग्रिटी होती है और होनेस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यहां पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसके कंपोनेंट पूछे गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सेंडर मैसेज चैनल नॉलेज एंड फीडबैक, ऑप्शन बी दिया गया है सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर एंड फीडबैक, ऑप्शन सी मैसेज चैनल नॉलेज फीडबैक एंड क्लाइंट और ऑप्शन डी मैसेज चैनल नॉलेज फीडबैक एंड रिसीवर। तो यहां पे आपका राइट आंसर सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर एंड फीडबैक, यानी आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, उसके बाद रिसीवर और सबसे लास्ट में फीडबैक। ये सीक्वेंस होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और कई एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले एक सेंडर होता है मैसेज को भेजने वाला, उसके बाद मैसेज, फिर मैसेज को रिसीव करने वाला होता है और उसके बाद फीडबैक आता है। चैनल से मतलब जो उचित माध्यम होता है भेजने का। तो यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। सबसे पहले सेंडर होगा, उसके बाद मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और लास्ट में फीडबैक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
द टोटल इलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टोटल इलिमिनेशन को क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग स्पोर्स, उसमें स्पोर्स भी शामिल हो जाने चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी पॉस्चराइजेशन, ऑप्शन सी क्लींजिंग और ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन। तो टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इलिमिनेशन और स्पोर्स की बात अगर हम करें तो वो संभव हो पाता है स्टरलाइजेशन में, जिसमें स्पोर्स भी नष्ट हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो जाते हैं। डिसइंफेक्शन में इलिमिनेट ऑल पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन भी नष्ट हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो जाते हैं, बट बैक्टीरियल जो स्पोर्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। और स्टरलाइजेशन में स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज के तैयार होने से पहले किसी बात पर चर्चा करने के लिए उस पर दबाव डालना कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है आंकना, ऑप्शन बी दिया गया है अस्वीकार करना, ऑप्शन सी दिया गया है दोष लगाना और ऑप्शन डी दिया गया है जांच करना। तो मरीज तैयार होने से पहले किसी बात पर चर्चा करने के लिए जो उस पर दबाव डालते हैं उसको बोलते हैं जांच करना। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक अपशिष्ट का निपटान करते समय निम्नलिखित सभी सही है सिवाय इसके। जो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है उसका निपटान करते समय सारे ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़ करके, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है दस्ताने पहनना, ऑप्शन बी दिया गया है आसपास के क्षेत्र में कहीं भी अपशिष्ट का निपटान करना, और ऑप्शन सी दिया गया है यह सुनिश्चित करना कि संक्रमित अपशिष्ट पर ठीक से लेबल लगाया गया है, और ऑप्शन डी दिया गया है संक्रामक अपशिष्ट को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को कीटाणु रहित करना। तो जो अपशिष्ट होते हैं इन्फेक्शन बेस्ड होता है तो उसको निपटान करने के लिए दस्ताने पहनना ये भी सही है, आसपास के क्षेत्र में कहीं भी अपशिष्ट का निपटान करना ये गलत है क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, संक्रमित अपशिष्ट होता है, उसको कहीं भी निपटान नहीं करना चाहिए अपशिष्ट का। तो यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि संक्रामक अपशिष्ट पर ठीक से लेबल लगाया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक से लेबल लगना चाहिए। और ऑप्शन डी है संक्रमित अपशिष्ट को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को कीटाणु रहित करना, तो ये बात भी सही है। और यहां पर पूछा क्या था कि कौन सा गलत है, तो यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of tertiary prevention activities for the nurse to perform with abused children? क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्व्यवहार किए गए बच्चों के साथ प्रदर्शन करने वाली नर्स के लिए टर्सरी प्रिवेंशन गतिविधियों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है टीचिंग पेरेंटिंग क्लासेस ऑन डेवलपमेंट माइलस्टोन, ऑप्शन बी दिया गया है परफॉर्मिंग फैमिली थेरेपी फॉर एब्यूसिव पेरेंट्स, ऑप्शन सी दिया गया है आइडेंटिफाइंग एट रिस्क हाउस होल्ड, और ऑप्शन डी दिया गया है असेसिंग फॉर साइन ऑफ चाइल्ड एब्यूज। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परफॉर्मिंग फैमिली थेरेपी फॉर एब्यूसिव पेरेंट्स। परफॉर्मिंग फैमिली थेरेपी फॉर अब्यूज पेरेंट्स का मतलब होता है जो अपमानजनक माता पिता होते हैं उनके लिए पारिवारिक उपचार करना, फैमिली थेरेपी देना, ये इसका मतलब होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who used the term self-efficacy to describe an individual perception of one own ability to perform a certain task?
मतलब जिन्होंने किसी निश्चित कार्य को करने की अपनी क्षमता की व्यक्तिगत धारणा का वर्णन करने के लिए आत्म प्रभावकारिता सेल्फ इफिकेसी का शब्द का प्रयोग किया है, वो यहां पर बताना है किसने किया है। ऑप्शन ए जेन डिलेनो, ऑप्शन बी मंडूरा, ऑप्शन सी एडिलेट नटिंग और ऑप्शन डी दिया गया है मैमी हेल। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंडूरा। मंडूरा ने ही सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म प्रभावकारिता शब्द दिया था या वर्णन किया था, तो यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास इज ए टाइप ऑफ। स्ट्रेस मैनेजमेंट किस क्लास में आती है, टाइप पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है थेरेप्यूटिक ग्रुप में, ऑप्शन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ऑप्शन सी टास्क ग्रुप और ऑप्शन डी थेरेपी ग्रुप। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो थेरेपी ग्रुप में आता है। सॉरी, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो आता है थेरेप्यूटिक ग्रुप में। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा थेरेप्यूटिक ग्रुप। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल की अगर बात करें तो फ्रेंडली सोशल नेटवर्क, सेल्फ लिमिटेशन, रिड्यूस द नॉइज, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप हैबिट और हेल्दी डाइट, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल होती है जिससे कि स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे और 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपको 30 से 40 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे, जिनकी संभावना आने वाले एग्जाम में काफी प्रबल है। और सभी फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और आपको अगर लगता है ये क्लास आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।